नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले पीलीभीत के साथ। तो दबंगों ने यहां मोबाइल दुकान में घुसकर मारपीट की है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। थाना बरखेड़ा थाना क्षेत्र के पोटा कला गांव की बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच कर पीड़ित दुकानदार की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है। 2 अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल आरोपी मोबाइल खरीदने पहुंचा था, लेकिन उसके पैसे कम पड़ गए। दुकानदार ने मोबाइल देने से मना किया तो अपने साथियों को बुलाकर दुकान पर उसने हमला कर दिया। दुकानदार के साथ मारपीट की और दुकान में तोड़फोड़ भी की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और आप देखिए किस तरीके से ये दबंग इस दुकानदार के साथ मारपीट कर रहे हैं। मोबाइल खरीदने आए थे, पैसे कम पड़े तो दुकानदार ने मोबाइल देने से इनकार कर दिया। उसके बाद इस युवक ने अपने दोस्तों को बुलाया और दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की। यही नहीं रुके, दबंगों ने दुकान पर तोड़फोड़ भी की, जिसका ये सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। हालांकि पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पीलीभीत की ये तस्वीरें हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लेकिन आप देखिए दबंगों के हौसले किस तरीके से बुलंद है प्रदेश में। मोबाइल दुकानदार के साथ मारपीट की गई है। और बरेली में छात्रों के 2 गुट में जमकर मारपीट हो गई। दोनों गुटों में जमकर चली बेल्ट लाठी डंडे मारपीट का वीडियो वायरल। फरीदपुर थाना के सीएसी इंटर कॉलेज का मामला है। दबंगई दिखाने को लेकर यह मारपीट हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक छात्र को हिरासत में लिया। बीच सड़क पर जमकर हंगामा देखने को मिला। छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जमकर लाठी डंडे चले, एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की गई। फरीदपुर थाना के सीएस इंटर कॉलेज की यह घटना बताई जा रही है। एक छात्र को पुलिस ने हिरासत में लिया है और मारपीट का ये वीडियो भी अब काफी वायरल हो रहा है। आप देखिए कैसे जो 2 पक्ष हैं इनमें किसी बात को लेकर मारपीट हो जाती है और अब ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बरेली से सामने आ रही है। बेल्ट लाठी डंडे जमकर चले इस दौरान एक छात्र को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। फरीदपुर थाने के सीएस इंटर कॉलेज की ये घटना बताई जा रही है। तो दबंगई दिखाने को लेकर ये मारपीट हुई है। 2 गुट हैं जिनके बीच जमकर के मारपीट हुई और आप देखिए वहां मौजूद लोगों ने इस पूरी वारदात को, पूरी घटना को अपने कैमरों में भी कैद कर लिया है। बरेली का पूरा मामला है। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सहारनपुर की। 50,000 के नामी हाजी इकबाल की संपत्ति कुर्क। हाजी इकबाल की 2 अरब की चल अचल संपत्ति कुर्क होगी। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। हाजी इकबाल की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज हो गई है, पुलिस की तरफ से ये कहना है। लेकिन बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि 50,000 के नामी हाजी इकबाल की संपत्ति कुर्क है। 2 अरब की चल अचल संपत्ति कुर्क हो गई है और पुलिस फिलहाल तलाश इसकी कर रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है और देखिए तैयारी और किस तरीके से कार्रवाई की गई, पूरी मुनादी कराई गई पुलिस की तरफ से और उसके बाद कुर्की की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हाजी इकबाल पर 50,000 का इनाम है, फरार है, लेकिन पुलिस ने आज इस कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया है। 2 अरब की संपत्ति पुलिस प्रशासन की तरफ से कुर्क की गई। द्वारा तलाश किए जाने के उपरांत भी फरार है और न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा उसके द्वारा। यदि किसी भी ग्रामवासी को उसके विषय में कोई जानकारी मिलती है तो तत्काल पुलिस को सहयोग करें और सूचना दें। सूचना देने वालों को 50,000 रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। यदि किसी के द्वारा उसे सहयोग किया गया तो उसके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद सहारनपुर के खनन माफिया हाजी इकबाल व उसके परिवारजन व साथियों के विरुद्ध कल पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी थी, जिसमें कि करीब 150 ऐसी संपत्तियां थी जो उनके नाम से या बेनामी थी और अवैध तरीके से खनन करके अवैध धन से उनको खरीदा गया था। इसको तैयार करके प्रस्ताव हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पेशा, जिसको कि आदेश हुआ है, जिसमें जब्तीकरण का गैंगस्टर एक्ट के तहत ये जब्तीकरण किया जाएगा।
जो 150 संपत्तियां जब्तीकरण की जा रही हैं उनकी बाज़ार मूल्य 203 करोड़ है और ये सारी संपत्तियां अलग अलग जगहों पर स्थित है जनपद में, जिनका कि चिन्हीकरण किया गया है और इसकी जब्तीकरण की कार्यवाही शुरू हो गई है। और 4 गुना फीस बढ़ोतरी के विरोध में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा देखने को लगातार मिल रहा है और आपको बता दें कि इस पर लगातार छात्रों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है और लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से समझाइश की जाए, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर आज बड़ी संख्या में जो छात्राएं भी थी इस आंदोलन में शामिल हुई। यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं आज दोपहर जुलूस की शक्ल में कैंपस पहुंची और तमाम विभागों में जाकर उन्होंने बंदी कराई। छात्राएं इसके बाद यूनियन हॉल पर चल रहे अनशन स्थल पर पहुंची और वहां धरने पर बैठकर नारेबाजी की। छात्राओं का साफ तौर पर कहना है कि 4 गुना फीस बढ़ोतरी का फैसला पूरी तरफ से मनमाना है। 4 गुना फीस बढ़ोतरी के विरोध में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। छात्रों के इस आंदोलन में आज भी बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल हुई हैं। गर्ल्स हॉस्टल्स में रहने वाली ये छात्राएं आज फिर से जो है वो कैंपस में उतर आई हैं, लगातार नारेबाजी कर फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रही हैं। इन छात्राओं ने आज पूरे कैंपस में घूमा है जुलूस की शक्ल में और तमाम डिपार्टमेंट्स बंद कराए हैं और साथ ही साथ जो वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव हैं वो कैंपस नहीं आ रही हैं। उनके ढूंढने का बात कही है कि हम उनको ढूंढ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अनशन स्थल पर इस वक्त बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद हैं। सर, हमारी मांग है कि हम लोग एक किसान के बच्चे, गरीब के बच्चे, यहाँ पे 4 गुनी फीस बढ़ा दी गई है और हॉस्टल का खर्च 15,000 से 45,000 तक बढ़ा गया है। जब हम पढ़ने में असमर्थ है तो हम इतने फीस कैसे भर सकते हैं? लगातार चल रहा है लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या हम लोग आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक यूनिवर्सिटी सुन नहीं लेती हमारी बात। और हमारी मांगे यही सब है कि हम फीस नहीं देंगे। हमारे संविधान में लिखा है कि राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य का वहन करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। राज्य हमारी फीस बढ़ा रहा है उल्टा, जबकि उनको कम करनी चाहिए थी। और इसके अलावा हमारी हॉस्टल्स की प्रॉब्लम इतनी है, हम इतनी रिस्ट्रिक्शन झेलते हैं जितनी आप सोच भी नहीं सकते हैं। हम 7-8 हॉस्टल अंदर हैं, एक दूसरे हॉस्टल में नहीं जा सकते हैं। की समस्या सभी स्टूडेंट्स की है, इसलिए वो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाएगा तब तक उनका ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और इधर लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन, खाली पदों को भरने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। आरक्षित वर्ग के खाली पदों को भरने की मांग की जा रही है, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। जो खाली पद हैं उन्हें जल्द से जल्द भरने की मांग इन अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है। आरक्षित वर्ग के 6800 खाली पदों को भरने की मांग इन अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं वो आज पहुंचे हैं बेसिक शिक्षा मंत्री के घर के बाहर और ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जल्द से जल्द इन पदों को भरने की मांग इन छात्रों की तरफ से की जा रही है। और इटावा से खबर है, अखिलेश पर सवाल पूछे जाने पर मीडिया पर भड़के शिवपाल यादव। चलिए हटिए, उनकी बात हमसे क्यों पूछते हैं, ये कहा गया शिवपाल यादव की तरफ से। हमसे हमारी बात पूछो, हमारा अधिवेशन हो तब पूछना, जब राष्ट्रीय अधिवेशन होगा तब हम बुला लेंगे। जसवंत नगर तहसील का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे शिवपाल यादव और सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के सवाल पर अचानक से भड़क गए। दरअसल प्रसपा प्रमुख शिवपाल अपनी विधानसभा जसवंत नगर तहसील का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान तहसील में अधिकारियों से आने वाले फरियादियों को लेकर दिशा निर्देश देते हुए शिवपाल ने कहा कि किसी भी फरियादी को परेशान होकर भटकना ना पड़े। लेकिन जब मीडिया ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राज्य अधिवेशन और कल होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन पर सवाल किया तो सवाल सुनते ही शिवपाल ने तल्ख अंदाज में बयान दिया। तो अखिलेश यादव पर सवाल पूछे जाने पर शिवपाल सिंह यादव भड़क गए। उनका कहना था, हमसे हमारी बात पूछिए, हमारा अधिवेशन होगा तब हमसे पूछना।
चाचा जी, आज समाजवादी पार्टी का अधिवेशन चल रहा है। चलिए उस पर मत अधिवेशन है। पूछिए, चलो उस पर क्यों पूछते, हमारे यहाँ बहुत कम पूछ रहे अब आपका अधिवेशन कब होगा चाचा? हमारा हो चुका है जी। प्रदेश अधिवेशन हो चुका है, जब राष्ट्रीय करेंगे तब सूचना देंगे। और अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर बड़ा हमला। भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। समाजवादी सरकार ने लखनऊ को मेट्रो दी है। गंगा सफाई के नाम पर भाजपा सरकार में लूट हुई है। चुनाव में सपा का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा। अखिलेश यादव की तरफ से यह कहा गया, सिर्फ सपा ही भाजपा को चुनौती दे सकती है। समाजवादी पार्टी ने किसानों का कर्जा माफ किया। तो राज्य सम्मेलन में ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने कही और सरकार पर जमकर बरसते हुए अखिलेश यादव नजर आए। सिर्फ सपा ही भाजपा को चुनौती दे सकती है। इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। समाजवादी पार्टी ने किसानों का कर्जा माफ किया और नरेश उत्तम फिर से सपा के प्रदेश अध्यक्ष इस राज्य सम्मेलन में चुने गए। 2 दिन का अधिवेशन होना है। आज राज्य सम्मेलन हुआ, कल राष्ट्रीय सम्मेलन होना है और इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जमकर भाजपा पर बरसते हुए अखिलेश यादव नजर आए। सिर्फ सपा ही भाजपा को चुनौती दे सकती है, ये बड़ी बातें अखिलेश यादव की तरफ से कही गई। और 2 दिन का ये सम्मेलन है जिसमें आने वाले चुनाव के लिए भी मंथन किया जा रहा है। अगर देश में देखें, अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी से डट करके मुकाबला कर करके और लोकसभा की सीटों को हराने का काम किसी ने किया था तो 2019 में समाजवादी लोगों ने मिलकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ करके उन्हें हराया था। इस प्रदेश को कैसे सड़कों के नेटवर्क से जोड़ा जाए, हमारे जिला मुख्यालयों को कैसे चौड़ी सड़कों से जोड़ा जाए, क्योंकि ये बात मानी गई है और अमेरिका के बारे में उदाहरण दिया जाता है कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। और हम लोग जब जब सड़कों को बनाने के लिए कहते थे तब यही बात कहते थे कि जितनी रफ्तार बढ़ जाएगी, जितनी गति बढ़ जाएगी, उतना ही हमारा विकास और अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। मुझे खुशी है इस बात की कि नेताजी ने हम लोगों को मौका दिया सरकार चलाने के लिए। देश का सबसे बेहतर एक्सप्रेस वे अगर किसी ने बना करके खड़ा किया तो समाजवादी सरकार में वो बन करके तैयार हुआ। और पीएफआई के बैन पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट। पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर बैन का फैसला स्वागत योग्य है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा स्वीकार्य नहीं है। तो पीएफआई पर बैन लगाया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका स्वागत किया है। राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके अनुशासित संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो कि काफी सराहनीय और स्वागत योग्य है। ये नया भारत है और यहाँ आतंकी, आपराधिक और राष्ट्र की एकता और अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन और व्यक्ति स्वीकार्य नहीं है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट आप देख रहे हैं, जिस पर पीएफआई के बैन पर सीएम योगी ने ट्वीट किया है और सरकार के इस कदम को अच्छा बताया है। तो कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आतंकी फंडिंग और अन्य गतिविधियों के चलते भारत में 5 साल के लिए इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यूएपीए एक्ट के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपको ये भी बता दें कि पीएफआई एक कट्टरपंथी संगठन है। पीएफआई पर सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है। देश में बैन लगाया गया है। 5 साल के लिए पीएफआई पर यह बैन लगाया है। गृह मंत्रालय ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। आतंकी कनेक्शन के सबूत मिलने पर यह बड़ा एक्शन आज लिया गया है। पीएफआई से जुड़े संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। तो गृह मंत्रालय के आदेश में क्या क्या है ये आपको दिखा रहे हैं। आतंकी संगठनों से भी पीएफआई का संबंध था, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। 5 साल के लिए इसे बैन कर दिया गया है। और पीएफआई पर बैन के केंद्र सरकार के फैसले पर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो देश विरोधी साजिश करेगा वो कुचला जाएगा। उन्होंने पीएफआई की हमदर्द पार्टियों पर भी निशाना साधा और कहा कि पीएफआई को समर्थन का मतलब हिंसा को समर्थन देना है और देश इसका सख्ती से जवाब देगा। पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया गया है इसका स्वागत करता हूं और जो भी विरोध करने वाले हैं उनको यह कहना चाहता हूं
कि यह देश के विरुद्ध जो साजिश करने वाले हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके स्वागत की जगह उसका विरोध करने का मतलब यह होता है कि निश्चित तौर से वह हिंसा फैलाने वालों को मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और इस प्रकार की चीज़ें यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब देश देगा, देश जरूर देगा और जहां जरूरत होगी वहां पर देगा। और पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले का पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखती है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा के मसले पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को सुरक्षित रखा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने इस पे एक कठोर निर्णय लेते हुए और सही निर्णय लेते हुए पीएफआई को 5 साल के लिए बैन किया है। और यही नहीं, देश भर में एक कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई पीएफआई पे हुई है और उसके अंदर मतलब हजारों की संख्या में पीएफआई के लोग पकड़े गए हैं और उनको अरेस्ट किया गया है और उन पे फिर कार्रवाई हुई। देश की आंतरिक सुरक्षा सुरक्षित रहे, यह आवश्यक है और इसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है और उसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वो इसके लिए प्रतिबद्ध है। और पीएफआई पर बैन लगाने के केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि अगर सबूत के आधार पर पीएफआई पर बैन लगाया गया है तो उस साक्ष्य को सामने लाना चाहिए। जहां भी देश विरोधी गतिविधि हो या आतंकवादी गतिविधि हो, उस पर सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। सपा के अधिवेशन पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये दावा जरूर किया कि भाजपा सत्ता से जाएगी और कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल एक होकर सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, पीएफआई को बैन कर दिया गया है। बीजेपी के तमाम सारे केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि लगातार आतंकी गतिविधियों में लिप्त थी, सरकार ने इसलिए निर्णय लिया। उनके पास जो भी तथ्य हो सार्वजनिक करना चाहिए। मेरा जनरल है किसी संगठन विशेष के बारे में नहीं। कोई देश के खिलाफ कार्रवाई, हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त हो तो चाहे ये संगठन हो चाहे भाजपा से जुड़े संगठन, सब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अब ये नहीं हो सकता किसी एक पे लगे और गोडसे समर्थकों पे ना लगे। ध्रुव सक्सेना ने क्या किया था, प्रज्ञा जी ने क्या किया था, सबके सामने ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। तो कार्रवाई सब पर बराबर होनी चाहिए। सपा के सांसद शफीकुर रहमान बार्क, उन्होंने कार्रवाई को गलत ठहराया है। इसका जवाब तो वही दे सकते हैं किस आधार पे उन्होंने गलत ठहराया। इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ। हमने सबसे ज़्यादा आतंकवाद में पीड़ा सही है, इंदिरा जी को खोया है, राजीव जी को खोया है। तो मैं साफ करना चाहता हूँ, हमारा कोई समझौता आतंकवादी गतिविधियों से दूर दराज तक नहीं हो सकता। केंद्र सरकार को ये इनपुट भी मिला था कि उत्तर प्रदेश में चाहे हाथरस कांड हुआ हो, चाहे CA/NRC रहा हो, पीएफआई की अहम भूमिका रही थी उसमें। निश्चित रूप से उनके पास तथ्य वो सामने रखें। सर, एक आखिरी सवाल है, अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आज अपना अधिवेशन कर रही है रमाबाई मैदान में, 2024 का टारगेट है, कांग्रेस पार्टी क्या मानती है कि 2024 में चुनौती दे पाएगी? क्योंकि अखिलेश ने कहा कि सिर्फ सपा चुनौती दे पाएगी बीजेपी को। मैं साफ कर दूं, भाजपा का जाना तय है और कांग्रेस के नेतृत्व में उसके साथियों का आना तय है। बिहार से ही शुरू हो गया। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यह है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, जिनका कहना है कि कांग्रेस ही नेतृत्व में आगे समाजवादी पार्टी के साथ आएगी और इसके साथ साथ अगर बात करें तो कांग्रेस के नेतृत्व में आगे सरकार बनेगी। विपिन कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, 3 महीने के लिए बढ़ाई गई मुफ्त अनाज योजना। मुफ्त अनाज योजना दिसंबर तक जारी रहेगी। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया गया। तो ये बड़ा फैसला। और अब खबर अलीगढ़ से, जहां गणेश प्रतिमा स्थापित करने के वाली रूबी खान को कट्टरपंथियों ने जिंदा जला देने की धमकी दी है। पिछले दिनों गणेश प्रतिमा स्थापित कर मौलानाओं के निशाने पर आई भारतीय जनता पार्टी की जयगंज मंडल की उपाध्यक्ष रूबी आसिफ खान के खिलाफ उन्हीं की गली में और घर के बाहर पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में ये लिखा गया है कि रूबी आसिफ खान काफिर बन गई है, पूजा करती है, हवन करती है, वंदे मातरम कहती है और इसे इस्लाम से खारिज कर दो, परिवार समेत जिंदा जला दो। पड़ोसियों ने बताया कि हम लोग सुबह 5:30 बजे उठे थे तो हमने तुम्हारे दरवाजे पे पोस्टर लगे देखे और पूरी गली में पोस्टर लग रहे थे और एक दरवाजे के नीचे देखा था, तो हमने डर के मारे कुछ पोस्टर हटा दिए और ये लगे हुए हैं। हम लोग उठने के बाद में
फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया, यानी अपने कुछ संगठन के लोगों को फ़ोन किया, तो उन्होंने पोस्टर यहाँ पाए और बरामद हुए। ये पिछले 2 साल से चल रहा है। जब मैंने भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की थी, उस टाइम भी मेरे पोस्टर लगा दिए गए थे। इस्लाम से खारिज करने की मुझे धमकियाँ पहले भी मिली थी। और चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।